दोस्तों स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है ज़िला विदिशा। दोस्तों विदिशा ज़िला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है और भोपाल संभाग से हमने ज़िला भोपाल पढ़ लिया है, रायसेन पढ़ लिया है, सीहोर पढ़ लिया है और आज का हमारा टॉपिक है ज़िला विदिशा। इसके बाद हम राजगढ़ पढ़ेंगे और हमारा भोपाल संभाग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो विदिशा की लोकेशन आप देख सकते हैं किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। जिलों की बात करें तो भोपाल, रायसेन, सागर, अशोकनगर और गुना, इन 5 जिलों की सीमा लगती है किससे? विदिशा जिले से। ठीक है, जब मैंने मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला पार्ट है, पार्ट बी यानी कि मध्य प्रांत, जिसको मध्य भारत के नाम से जानते थे, इसका पार्ट था पार्ट बी का। इसे मध्य प्रांत या मध्य भारत के नाम से जानते थे। यहाँ पार्ट ए सीपी एंड बरार था, यहाँ पार्ट सी जिसकी कैपिटल रीवा थी। ठीक है, और ये था पार्ट बी भोपाल स्टेट। तो अगर विदिशा को आप देखेंगे तो ये किस में आ रहा है? पार्ट बी में। ठीक है, इस तरह ये 1956 से पहले किसका भाग था? तो मध्य भारत का भाग था या मध्य प्रांत पार्ट बी का भाग था। मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्ट बी में कितना चेंजेस किया गया था। तो जो ये हमारा देख सकते हैं कहाँ पर? मंदसौर है। ठीक है, ये मंदसौर है, यहाँ की भानपुरा की तहसील। ठीक है, भानपुरा तहसील मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा है। ठीक है, सुनेल टप्पा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सुनेल टप्पा ये शामिल कर दिया था किसमें? सुनील टप्पा को शामिल कर दिया था कोटा में, यानी कि राजस्थान को दे दिया था सुनील टप्पा पार्ट बी से। ठीक है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया था और राजस्थान की सिरोंज तहसील, राजस्थान की कौन सी? सिरोंज तहसील को शामिल किया गया था। तो जो सिरोंज तहसील थी वो वर्तमान में विदिशा जिले में आती है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट था। पार्ट बी में जो राजस्थान की सिरोंज तहसील को शामिल किया गया था मध्य प्रदेश में, वो विदिशा जिले में ही है। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब इसके गठन की बात करें तो 1956 में जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। उसी समय विदिशा जिले को भी यानी पार्ट बी के हिस्से को मिलाया गया था, तो विदिशा जिला भी मध्य प्रदेश का भाग बन गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ विदिशा जिला मध्य प्रदेश का भाग बना। इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके इतिहास की बात करें अगर, तो प्राचीन में इसका नाम था, प्राचीन नाम इसके जो पूछे जाते हैं तो एक कौन सा था? भेलसा। दूसरा था बेसनगर। ये पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट मैं लिख के बता रहा हूँ। भेलसा प्राचीन नाम है, बेसनगर इसी को कहते हैं, और दसाण पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? दसाण। ठीक है, विदिशा का नाम मिलता है दसाण। तो इम्पोर्टेंट है भेलसा, बेसनगर और दसाण। ठीक है, फिर इसके इतिहास की बात करें तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इसका नाम, विदिशा का नाम चेंज करके, किसने? विदिशा का नाम रख दिया था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर रख दिया था। और ये किया किसने था? तो औरंगजेब ने, जो कि मुगल डायनेस्टी से संबंधित है, मुगल शासक है औरंगजेब। इसने विदिशा का नाम चेंज करके क्या रख दिया था? आलमगीरपुर। ठीक है, फिर और इतिहास की बात करें, मौर्य डायनेस्टी से भी इसका संबंध है। तो जो मौर्य डायनेस्टी के तीसरे राजा अशोक महान हुए हैं, पहले हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार और तीसरे हुए अशोक। ठीक है, अशोक महान, इन्होंने जब उज्जैन को जीतने के लिए आए थे, ठीक है, उज्जैन को जीतने के लिए आए थे, ये अशोक उज्जैन को जीतने के लिए आए थे, तब इन्होंने विदिशा जिले के व्यापारी की पुत्री, किसकी? विदिशा जिले के व्यापारी की पुत्री, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था महादेवी से शादी की थी। ठीक है, व्यापारी की पुत्री महादेवी से शादी कर ली थी किसने? अशोक ने। तो इतना इम्पोर्टेंट है, मौर्य डायनेस्टी से संबंध है इसका, विदिशा जिले का। यहाँ के व्यापारी की पुत्री महादेवी से शादी की थी अशोक ने। नेक्स्ट है, तो देख सकते हैं आप, प्राचीन नाम वैदिश है, वेदिशा, इस तरह से मैंने अभी आपको बताया, भेलसा, वेशनगर
और दसाण, ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण में विदिशा के बारे में उदाहरण मिलता है जो कि दर्शाता है कि शत्रुघ्न का बेटा शत्रुघाती विदिशा का प्रतिनिधि हुआ करता था, ठीक है। और ब्रह्म पुराण में इस जगह का वर्णन मिलता है। इस जगह का नाम भद्रावती, जो कि यवनों के रहने का स्थान था। और यवनों जिन्होंने ये सब पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ पूछा कितना जाता है कि इसके निक नेम पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, वेशनगर, विदिशा और दसाण, इतना इम्पोर्टेंट है। फिर वाल्मीकि रामायण में इसका मिलता है वर्णन मिलता है, ब्रह्म पुराण में मिलता है, ठीक है। और युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा दिया था यावनों ने, ये भी यहीं से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा विदिशा। विदिशा जिला जो है प्राचीन काल में यहाँ यदुवंशी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ के सभी गांवों में, ठीक है, यहाँ के सभी गांवों में महिषासुर या भैंसासुर की पूजा होती है, इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर जो महात्मा बुद्ध के समय विदिशा का विकास चरमोत्कर्ष पर था। 5वीं और 6वीं सदी में महात्मा बुद्ध के समय विदिशा का विकास चरमोत्कर्ष पर था। और पश्चिम की ओर से भरुकच्छ या सुरवारक जैसे बंदरगाहों से संबंध था। तो ये सब दिया है इसका कि प्राचीन काल में कहाँ कहाँ से संबंध था, इतना सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है गुप्त काल तक विदिशा का महत्व बना रहा, लेकिन उसके बाद इसका पतन शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है तहसीलें। तो तहसीलें देख सकते हैं इसमें विदिशा शहरी, फिर विदिशा ग्रामीण, गंजवा सौदा, ग्यारसपुर, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, सिरौंज, गुलाबगंज, पठारी, शमशाबाद और त्योंदा है, ठीक है। तो इतनी तहसीलों के नाम भी याद नहीं रखना, मेनली आपको विदिशा, गंजवा सौदा और सिरौंज याद रखना है। सिरौंज तहसील के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोटा यानी कि राजस्थान से ली गई थी जब मध्य प्रदेश का गठन किया था, ठीक है। फिर नदियों की बात करें तो यहाँ पर बेतवा और बीना नदी बहती हैं। बेतवा नदी जो कि रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलती है, ये विदिशा जिले में भी बहती है। और बेतवा नदी के बारे में हमने रायसेन जिले में बताया था, इसका पौराणिक नाम बेत्रवती है। और महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती है कुमारा गांव से रायसेन जिले के। और बेतवा नदी पर 23 किलोमीटर दूर, झांसी से 23 किलोमीटर दूर पश्चिम में माता टीला बांध बनाया गया है। माता टीला बांध, जिसको राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये बेतवा नदी पर बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बेतवा नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, 480 किलोमीटर बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर बहती है और हमीरपुर में जाकर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो हलाली परियोजना है जो कि हलाली नदी पर निर्माण किया गया था। इसका 1973 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1976 सन में कंप्लीट हुआ। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहीं विदिशा में है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। मेनली जो हलाली परियोजना है वो रायसेन जिले में है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि हलाली परियोजना कहाँ पर है, तो आपको लगाना है रायसेन, ठीक है। इसका जो इससे लाभान्वित जिले हैं विदिशा और रायसेन, ठीक है। तो रायसेन में मैंने आपको बताया भी था हलाली परियोजना के बारे में सब कुछ। फिर हलाली परियोजना का निर्माण यहाँ पर 1973 से 76 सन में हुआ था और इसमें 945 मीटर लंबा और 29.57 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है, ठीक है। तो इस परियोजना से मध्य प्रदेश की 27,627 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। बस आपको नाम याद रखना, हलाली परियोजना, रायसेन। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे की बात करें तो NH 86, आपको मैंने बताया था कि भोपाल से, ठीक है, भोपाल से रायसेन आता है, ठीक है। भोपाल से क्या आता है, रायसेन आता है NH 86, फिर जाता है विदिशा। तो भोपाल, रायसेन, विदिशा सभी में मिलता है आपको NH 86, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और है 752B, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋतु एवं जलवायु। तो यहाँ की ऋतु ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी होती है, मतलब कि नॉर्मल जलवायु है, स्वास्थ्यवर्धक है। और यहाँ पर कभी सूखा नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 40 इंच तक वर्षा होती है। और मिट्टियों की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर भोपाल संभाग का कोई भी जिला पूछे, ठीक है, इसको मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं।
मैप में हम देख लेते हैं। देखिए, जो चंबल संभाग है यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है? कछारी और जलोढ़। ठीक है, कछारी और जलोढ़ मिट्टी मिलती है। सेम यही मिट्टी मिलती है ग्वालियर संभाग में। अब यहाँ पर भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग और यहाँ होशंगाबाद, ठीक है, होशंगा नर्मदापुरम संभाग और ये सागर संभाग का कुछ भाग, इतने भाग में मिलती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भूभाग में, मतलब मध्य प्रदेश के भूभाग में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। तो अगर आप मेनली अगर मैं बोलूँ इतने पार्ट में मिलती है आपको कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। यहाँ ग्वालियर संभाग में कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मुरैना में जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, इतने पार्ट के कोई किसी भी ज़िले का नाम आएगा तो आपको लगा देना है क्या? काली मिट्टी। चलिए, अब काली मिट्टी के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए, जिलों के नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। तो मध्य प्रदेश में यह मिट्टी सतपुड़ा के कुछ भाग, नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठारी भागों में मिलती है। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद। तो देख सकते हैं मैंने जितने पार्ट में इस तरह से गोला किया था उन सभी जिलों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट हमारा वन एवं वन्यजीव। तो विदिशा में जो मेनली वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सागौन के, और यहाँ पर सागौन की दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक होती है तेलिया व एक होती है पीला। ठीक है, तेलिया और पीला दो प्रजाति के सागौन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कृषि। तो कृषि के मामले में सिर्फ एक फैक्ट आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चने का उत्पादन। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये होता है विदिशा जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ होता है? तो विदिशा जिले में होता है हमारे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा और एक कृषि महाविद्यालय गंजवा सौदा, विदिशा में ही है। कृषि महाविद्यालय है कहाँ पर? गंजवा सौदा में, जो कि विदिशा जिले की तहसील है गंजवा सौदा। यहाँ पर कृषि महाविद्यालय है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चने का उत्पादन विदिशा जिले में होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सरबती गेहूँ होता है, जो कि रायसेन में भी होता है, भोपाल में भी होता है और इसका हम निर्यात करते हैं विदेशों में। ठीक है, नेक्स्ट है सोयाबीन का। सोयाबीन के मामले में विदिशा जिले की सेकंड रैंक है। पहले नंबर पर कौन है? तो उज्जैन पहले नंबर पे, यानी कि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उज्जैन जिले में और दूसरे नंबर पर होता है विदिशा जिले में। फिर जो उड़द है, उड़द के उत्पादन में ये कितने नंबर पर है? तो उच्च उत्पादक है। जिला में उड़द तृतीय उच्च उत्पादक जिला है, मतलब कि ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो उड़द में लगती है थर्ड रैंक और सोयाबीन में लगती है सेकंड रैंक। ठीक है, सोयाबीन खरीफ फसल है, उड़द भी आपको पता है खरीफ फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खनिज में चूना पत्थर मिलता है यहाँ पर, भारी व सस्ता खनिज है जो कि सीमेंट उद्योग से संबंधित है। तो उतना पूछा नहीं जाता क्योंकि चूना नगरी कौन सी हमारी? कटनी, वहाँ से पूछा जाता है। औद्योगिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं है, फिर भी वनस्पति घी की इकाइयाँ प्रमुख हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बासौदा में कंजना पठार और जंबार बागरी स्थल में ज़मीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। तो औद्योगिक परिदृश्य की दृष्टि से कभी नहीं पूछा जाएगा। जनगणना में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इसकी रैंक नहीं लगती है। जनजाति की बात की जाए तो जनजाति यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। मैंने आपको बताया था चंबल संभाग सहरिया, ग्वालियर संभाग सहरिया, और जो भोपाल संभाग है उसमें भोपाल, विदिशा और राजगढ़। ठीक है, भोपाल, विदिशा और राजगढ़ में सहरिया जनजाति पाई जाती है। फिर इसके बाद जो बाकी के बचे ज़िले हैं, जो जैसे कि रायसेन हो गया और एक कौन सा सीहोर हो गया, यहाँ पर मिल जाएगी आपको कोरकू जनजाति। ठीक है, तो इस तरह से सहरिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है विदिशा जिले में, जो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बता चुका हूँ, 2 संभाग खत्म कर दिए इसी के बारे में। ठीक है, सहरियाई बोली बोलते हैं ये लोग। नेक्स्ट है कि जो बोली यहाँ की कौन सी है, तो विदिशा में मालवी बोली जाती है। मालवा जो कि मालवा क्षेत्र का भाग है विदिशा, तो यहाँ पर मालवी बोली जाती है। ठीक है,
मालवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये मालवी मूल रूप से मारवाड़ी से संबंधित है और शब्द भंडार की दृष्टि से इसमें बुंदेली, गुजराती एवं राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों में मालवी बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इस तरह से यहाँ की बोली कौन सी है, तो मालवी है। ठीक है, पूरा मालवा यानी कि इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, होशंगाबाद संभाग और यहाँ पर भोपाल संभाग के कुछ जिले मालवी से प्रभावित होंगे। यहाँ पर मतलब यहाँ पर मालवी बोली जाती है। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं, तो उदयगिरी की गुफाएं पूछी जाती हैं। 100 टाइम्स पूछा जा चुका है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये विदिशा जिले में हैं और इनका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है उदयगिरी की गुफाओं का। ये कहाँ पर हैं, तो ये विदिशा में है। बस इतना ही पूछा जाता है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो विदिशा लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर की गुफा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो 5 नंबर की गुफा है विष्णु के तीसरे अवतार, 5 नंबर की गुफा विष्णु के तीसरे अवतार बराह अवतार के एक समग्र प्रतिनिधित्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विदिशा में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये टोटल कितनी गुफाएं हैं, 20। ठीक है, तो 20 गुफाओं में जो 5 नंबर की गुफा है वो विष्णु के तीसरे अवतार बराह अवतार के एक समग्र प्रतिनिधित्व के लिए प्रसिद्ध है। फिर पर्यटन स्थल में आपको नीलकंठेश्वर मंदिर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीलकंठेश्वर मंदिर और खाम्ब बाबा का मंदिर। तो खाम्ब बाबा यानी कि गरुड़ध्वज या होलियोडोरस स्तंभ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बेसनगर है यानी कि विदिशा है, यहाँ पर होलियोडोरस यूनानी राजदूत है। ये होलियोडोरस कौन था, तो यूनानी राजदूत था। इसका गरुण स्तंभ अभिलेख स्थित है। होलियोडोरस का गरुण अभिलेख स्तंभ अभिलेख कहाँ है, तो ये विदिशा में है, जो कि 1000 टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो होलियोडोरस का गरुण स्तंभ अभिलेख स्थित है कहाँ, विदिशा में, और जिसके अनुसार राजा भागवद्र के समक्ष होलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था। तो राजा भागवद्र के समक्ष होलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था और इसी से जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश में भागवत धर्म का केंद्र था। ठीक है, मध्य प्रदेश भागवत धर्म का केंद्र था, इससे जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। यह स्तंभ उन 8 ध्वजों में से एक था जिसमें गरुण द्वार, ताल द्वार और मकर द्वार शामिल थे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है जो होलियोडोरस अभिलेख है ये सनातन धर्म से संबंधित है, यानी कि भागवत धर्म से संबंधित है। और होलियोडोरस का गरुण स्तंभ अभिलेख इसको बोलते हैं, होलियोडोरस का गरुण स्तंभ अभिलेख। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है हमारा 8 खंबा मंदिर पूछेगा, विदिशा। 8 खंबा मंदिर कहाँ है, विदिशा। माला देवी मंदिर विदिशा। राघव जी की हवेली विदिशा। मेले की बात करें तो श्री रामलीला का मेला लगता है। ठीक है, रामलीला का मेला, श्री रामलीला मेला की स्थापना कार्य सन 1901 में प्रारंभ हो गया था। श्री रामलीला का लीला कार्यक्रम की रूपरेखा श्री पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री के मार्गदर्शन में तैयार हुए एवं श्री रामलीला को मूर्त सन 1902 में दिया गया। यह मकर संक्रांति के समय लगता है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ रामलीला का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है विदिशा में। रामलीला का मेला मेन ग्वालियर का फेमस है, तो आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रामलीला का मेला, वो कहाँ पर लगता है, तो ग्वालियर में। ठीक है, फिर है श्री मनोरा का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनी जगन्नाथपुरी के रूप में विख्यात विदिशा जिले का मनोरा गाँव, यहाँ पर मनोरा का मेला लगता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, मनोरा का मेला विदिशा में लगता है। संग्रहालय की बात करें तो जिला पुरातत्व संग्रहालय विदिशा का फेमस है। गुप्त शासक रामगुप्त के अभिलेख युक्त उत्कीर्ण प्रतिमाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो विदिशा के पूर्व नाम है वेशनगर, भेलसा, दसाण, इस तरह से। और प्राचीन ऐतिहासिक प्राचीन नगरी है विदिशा। प्रसिद्ध गरुण स्तंभ अभिलेख जिसमें यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के राजा भागवद्र के समक्ष अपने को परम भागवत कहा। ठीक है, और अशोक की रानी महादेवी यहाँ के वैश्य की यानी कि व्यापारी की लड़की थी, जिससे अशोक ने शादी की थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहीं से सांसद थे। फिर है सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज। सम्राट मैं आपको बता चुका हूँ, सम्राट अशोक परियोजना जिसको हलाली परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये इससे प्रभावित जिला है। और सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहाँ पर है, विदिशा में है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। फिर एक गयासपुर है, गयासपुर में गयासपुर जो है यह प्राचीन पुरातत्व स्थल है। ठीक है, यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। गयासपुर का नाम याद रखिएगा, गयासपुर कहाँ पर है, तो ये विदिशा में है।
और यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्म स्थली कहाँ पर है, तो ये भी विदिशा में है। और सिरोंज तहसील मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्ट बी में मिलाई गई थी, मतलब पार्ट बी की जो हमारा मंदसौर जिला है वहाँ के भानपुरा तहसील के सुंदेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया और राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिलाया गया। ठीक है, तो इतना याद रखना। और सिंध नदी, ठीक है, कौन सी नदी, सिंध नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ पर है, तो ये है सिरोंज तहसील में। जो हमारी सिंध नदी है इसका उद्गम स्थल है, सिंध नदी का उद्गम स्थल है सिरोंज तहसील से और ये विदिशा में है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक चने का उत्पादन विदिशा जिले में होता है। और विदिशा का प्राचीन नाम देखिए, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इसका नाम आलमगीरपुर रख दिया था। तो इतना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले जिले के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। और बाकी वीडियोस जो हमने बनाए हुए हैं ये मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे ये साइंस का है, ये आप देख सकते हैं मैथ के हैं, और यहाँ पर एमपी जीके के टॉपिक वाइज हैं, और पुलिस कांस्टेबल के पुराने पेपर्स भी हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।